विलासराव देशमुख यहाँ आकर गढ़ में बैठे हुए थे और उन्होंने शांताराम काड़े को महापौर बनाए और मुसलमान को मुस्लिम लीग का 3 ही थे ये, तो तकी हसन को डिप्टी मेयर बनाए। शिंदे गुट तो खुद धोखा देके शिंदे गुट खड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि वैसे धोखेबाज के साथ हम युति नहीं कर सकते। अलायंस करने से ही जोड़ बनता है, ताकत बनती है। ये शेतकरी को उसका पैसा उसको मिला नहीं, वो ब्याज से पैसा ले रहा, बच्ची की शादी के वजह से आत्महत्या कर रहा। वो क्यों कर रहा? क्योंकि उसके माल का तुम रेट नहीं देना चाह रहे, उसका रेट फिक्स करो ना। पेट्रोल डीजल का कैसा रेट फिक्स करते तुम? परसों जिस दिन से हमने पत्रकार परिषद दी उस दिन से शुरू हो गए लोगों के फोन, साहब हमको मिलेगा का टिकट? बेशक हम देंगे, देने को तैयार है। मतलब मैं एमएम के ऑफिस पे गया, मिलने के लिए गया खासदार इम्तियाज जलील के लिए, उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। शेतकरी का माल अच्छे भाव में बिकना चाहिए। शेतकरी को ऐसा फेंक दिया गया है कि जैसा उसने मेहनत करना और प्राइवेटाइजेशन वाले को दे देना। खलील साहब, जैसा कि आपकी जो है तो परसों दिन एक पार्टी की लॉन्चिंग हुई जिसका नाम है नक्की एकता पार्टी। आप किसी नाम की मोहताज नहीं है तारुफ के, जैसा कि आपका बहुत बड़ा अरसा जो है तो 25 से 30 साल का अरसा जो है तो एक सहाफ़त में बोलो पत्रकारिता रिपोर्टिंग में गई है, और इससे पहले भी आपने एक मराठी अखबार अभी करंट में जो तो उर्दू अखबार चलाते हैं, आप उसके संपादक हैं, और आपने जो नक्की पार्टी लॉन्च की है अभी महाराष्ट्र में, तो क्या कहेंगे इससे? आप जो है तो कोई सियासी पार्टी की दामन भी थाम सकते थे, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर कोई पार्टी हमारे से युति करना चाहती है और कोई समझौता करना चाहती है, हम जैसा कहे हर कास्ट के लोगों को टिकट देना चाहिए, जो कास्ट के लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो उससे वो हिसाब से हम उनसे युति करेंगे अगर कोई भी पार्टी आती है। तो अगर प्रकाश अम्बेडकर हमसे चाहते हैं युति करने के लिए तो हम तैयार हैं। जो भी पार्टी रहेंगी महाराष्ट्र के अंदर उनसे युति करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप युति की बात कर रहे हैं, तो अभी तो आपकी पार्टी की लॉन्चिंग है, तो आप खुद कह रहे हैं कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, या फिर प्रकाश अम्बेडकर जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे जो है संपर्क करना? हाँ, तो अभी तो आपके एमएलए एमपी नहीं, नगर सेवक नहीं, ग्रामीण में कोई ऐसा नहीं, तो अभी ग्रामीण वैसा देखा जाए तो कोई भी पार्टी के अभी कोई भी नहीं है इसके बाद जो फ्रंट बनाना चाह रहे लोग, तीसरी आघाड़ी बनाना चाह रहे, उनके कौन से ऐसे कुछ अच्छा है ही नहीं कोई। हाँ, तो अभी तो नई पार्टी है और 288 सीट है, हम खुद लड़ाना चाह रहे। जो इच्छुक उम्मीदवार रहते हैं जिनको पार्टी 25 साल 33 साल होने के बाद में भी उनको टिकट नहीं मिलता है, तो उनमें तो एक उमंग रहती है ना, जज्बा रहता है ना पॉलिटिशियन का, वो तो चाहते ना काम करना लोगों को। ऐसे नए लोग आएंगे हमारे पास, संपर्क करेंगे हमारे से, और चालू भी है संपर्क करना लोगों के, फोन आना चालू हमारे को। ऐसा नहीं मराठवाड़े से आ रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आ रहे हैं। परसों जिस दिन से हमने पत्रकार परिषद दी उस दिन से शुरू हो गए लोगों के फोन, साहब हमको मिलेगा का टिकट? बेशक हम देंगे, देने को तैयार है। मतलब कोई शर्त नहीं हमारी। सर, जैसा कि आप खुद अपने दम पे जो है तो एक शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, या किसी से अलायंस नहीं करके, जो आने वाला वक्त जो है तो 288 से हम खुद अकेले लड़ेंगे बोलिए? हाँ, अगर कोई आता होगा हमारे साथ युति करने के लिए तो हम तैयार हैं। अगर कोई नहीं आता होगा युति में तो हम खुद लड़ेंगे। हमारी पार्टी 288 सीट महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, सियासत में एक बात कही जाती है कि सियासत में कोई दोस्त भी नहीं रहता, कोई दुश्मन भी नहीं रहता। हाँ। अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब आपसे राब्ता करें, हाँ, या कोई छोटी मोटी पार्टियां आपसे राब्ता करें, हाँ, कि एक मुस्लिम पार्टी है या एमआईएम बोलो थोड़ी देर के लिए, हाँ जी, तो आप उनसे अलायंस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अलायंस तो करेंगे ना। अलायंस करने से ही जोड़ बनता है, ताकत बनती है। और नई अलायंस जो पुरानी पार्टियां हैं जैसे कि शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इनसे अलायंस तो हम नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई है कि कोई हम तिगाड़ी सरकार बना सकते, जैसा कि शिंदे गुट है, अजित पवार है, बीजेपी है, तीनों है। शिंदे गुट तो खुद धोखा देके शिंदे गुट खड़ा हुआ है, हाँ,
क्योंकि वैसे धोखेबाज के साथ हम युति नहीं कर सकते। मान लो अगर आपको कॉल अगर आ जाता है कि खलील साहब जो है तो हम आपसे नक्की पार्टी से जो है तो अलायंस करने के वास्ते तैयार है, हाँ, तो नहीं, हम उसको वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे हुजूर के बारे में और शांतता भंग करने के जो पार्टियां रहेंगी उससे हम कभी युति नहीं करेंगे। कामन आदमी का किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए और सबको ऐसा इंसाफ मिले जैसा किसी के धर्म को आवाज उठाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म के लिए कोई किसी को बुरा बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। ऐसी पार्टी से हम युति नहीं कर सकते हम। अच्छा सर, जैसा कि आपका एक नाम है, दबदबा है, आप बहुत बड़े संपादक भी हैं, कई साल आपकी जो है तो सहाफत में रिपोर्टिंग में गए हुए हैं जी, तो चाहे तो आपकी खुद की पार्टी नहीं बनाते हुए आप जो है तो खुद के जो है तो एमआईएम से हाथ मिला सकते थे कि हमको बड़ी पद दो महाराष्ट्र लेवल पे, या फिर हमको जो शिंदे गुट में दो, या फिर अजीत पवार में दो, बीजेपी में, कोई भी आपको तो वेलकम करते थे। तो आपने ऐसा का विचार करे कि मुझे तो खुद की पार्टी बनाना है या फिर पार्टी के साथ चलना है? नहीं, एमआईएम में भी एक इत्तेहाद का एक लफ्ज है, इत्तेहाद। नहीं, अभी आपको बोलूंगा तो आपको ये लगेगा कि अरे मैं एमएम के ऑफिस पे गया, मिलने के लिए गया खासदार इम्तियाज जलील के लिए, उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। हाँ, तो अब बताओ मेरे को कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, जबकि ये नई पार्टी थी एमएम भी, इसमें भी जा सकते थे। अरे जब मिलने को चाह रहे हम तो मिलने को तैयार नहीं, तो फिर हम क्या करें? साहब आप तो अरवा शहर की बहुत बड़ी शख्सियत है। सही है, अब किसी को भी हर पार्टी को ईगो आ सकता है। आपको मिलने के वास्ते टाइम लगता है या फोन लगते हैं, जबकि आपको उनके पास जाने के वास्ते आप टाइम नहीं है आपके पास। उनके पास टाइम उन्होंने नहीं है। तो आप कितने बार गए ऐसा कुछ? मैं ऐसा 2 बार गया, मैं पूछा भी है मैं, तो उनके आदमी ने बताया कि साहब यहाँ नहीं, दिल्ली में है। जब फिर साहब को दिल्ली में नहीं, औरंगाबाद में रहते हुए सोते हुए पड़े हुए थे। बाद में 4 बजे उठाया उन्होंने फ़ोन, तो उन्होंने बोले कि भाई मानो वाला मुझे मिलना है आपसे। तो ठीक है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कभी मिलेंगे। तो ऐसे जब अपने वाले ऐसे करेंगे तो फिर जब मेरे जैसे आदमी को कर रहे तो फिर आम आदमी को क्या करते होंगे, ये आप लोग सोचो। कि खलील चौधरी एक नाम का मोहताज नहीं, जबकि आपको पता है कि आपकी क्या शख्सियत है, चाहे तो वो आपके पास आ सकते थे। आए थे ना, आमदार के टाइम पे आए थे यहाँ। आप भी रिपोर्टर, वो भी रिपोर्टर। हाँ, आमदार के टाइम पे आए थे, इलेक्शन में जब चुन के आए, आमदार का इलेक्शन चुन के आए, उनका सत्कार करा मैंने, मेरे ऑफिस पे आए थे। सब कुछ बातें रहती है ऐसी। हाँ। कभी आप किन को जैसा टिकट के वास्ते देंगे कि सिर्फ ये मुस्लिम समाज को लेके चलने? नहीं, हर समाज को ऐसा कोई समाज का आदमी जो बिछड़ा रहा है वो कोई भी समाज को देंगे हम, जिसको राजकारण की जज्बा है और जनता की सेवा करने के लिए है, उसको हम टिकट जरूर देंगे। चाहे जिला परिषद का हो, ग्राम पंचायत का हो, नगर सेवक का हो या आमदार का हो, हम देंगे। जहाँ भी इलेक्शन होंगे वहाँ देंगे हम टिकट, और संगठनों को बढ़ाएंगे हम। अभी आने वाला वक्त विधानसभा का है, तो आप कितने से सीटें लड़ाने वाली है? हम तो बोल रहे हैं ना, 228 सीटें लड़ाएंगे हम। जो हमको जितने भी मिलेंगे, उम्मीदवार पे मिलने पे डिपेंड रहता ना कोई भी चीज। अगर कभी हमारे को 100 जने मिलते हैं तो 100 सीट लड़ाएंगे हम। जैसे कि साहब आप महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, तो आप खुद लड़ेंगे नक्की पार्टी से? नहीं, मैं लड़ने वाला नहीं। मैं अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष का है, मैं अध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष? हाँ, मैं अब लड़ाऊंगा मैं। अच्छा, तो आपके आने वाले वक्त में अगर आपसे कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे कि साहब हमको जो है टिकट दीजिए महाराष्ट्र लेवल पे, हाँ। तो आपका फोन नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है, देखिए 9823056887, और दूसरा नंबर है मेरा 9371717571। मेरा एक आपसे सवाल है, जैसा कि 1988 में जो है तो मुस्लिम लीग के 3 कैंडिडेट थे, जब डिप्टी मेयर बन सकता तो फिर एमआईएम के 29 से 26 थे, तो उनका क्यों नहीं मेयर बना? ये अपोजिशन में क्यों रही? कौन रहे? एमआईएम वाले। एमएम वाले ने कुछ तड़जोड़ हो होगा, उनका बातचीत हो होंगी करके, इसलिए उन्होंने बोले होंगे ठीक है महापौर तुम्हारा, हम विरोध में रह सकते हैं, विरोधी में हम बैठ सकते हैं, हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं, हम हमारा महापौर ने बनाना चाहते हैं हम, ऐसा हो हम। नहीं, जबकि मुस्लिम लीग से 3 नगर सेवक थे 88 में, तो हाँ। उनका मेयर बन सकता है डिप्टी मेयर, हाँ। उनका क्यों नहीं बन सकता? तो ये बता रहा हूँ मैं, इन्होंने कुछ सेटलमेंट करे होंगे करके तुमको महापौर ने देते, हम तुमको उप महापौर ने चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तो कुछ भी दिए होंगे तो खामोश बैठे होंगे, वरना क्यों नहीं बन सकते थे?
जब तकी हसन डिप्टी मेयर बने, 3 जने थे वो, तो किसने बनाया था? जब विलासराव देशमुख यहाँ आकर गढ़ में बैठे हुए थे और उन्होंने शांताराम काड़े को महापौर बनाए और एक मुसलमान को, मुस्लिम लीग का 3 ही थे ये, तो तकी हसन को डिप्टी मेयर बनाए। तो यहाँ सोचने वाली बात है ना पब्लिक को कि भाई 26 आने के बाद में इनका क्यों नहीं बन रहा। तो ये जनता ने सोचना चाहिए कि ये कितना फेवर में पब्लिक के है, ये अपने फेवर में है। ये अगर 26 होने के बाद में ये क्यों नहीं बनना चाहते थे? अच्छा, दूसरा सवाल है, आपके जो विकास के जो मुद्दे हैं कौन कौन से हैं? हमारे विकास के मुद्दे ये है कि पब्लिक को हर रोजाना हर चीज सस्ती मिलना चाहिए, शेतकरी का माल अच्छे भाव में बिकना चाहिए। शेतकरी को ऐसा फेंक दिया गया है कि जैसा उसने मेहनत करना और प्राइवेटाइजेशन वाले को दे देना। शेतकरी को जो लागत लग रही है आज मेहनत करने के लिए, शेतकरी को उसका पैसा उसको मिला नहीं, वो ब्याज से पैसा ले रहा, बच्ची की शादी के वजह से आत्महत्या कर रहा। वो क्यों कर रहा? क्योंकि उसके माल का तुम रेट नहीं देना चाह रहे, उसका रेट फिक्स करो ना। पेट्रोल डीजल का कैसा रेट फिक्स करते तुम? शेतकरी का रेट फिक्स नहीं करेंगे तुम। जबकि शेतकरी जो तो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बेशक है, तो वो उसका फिक्स करो ना। अब जितनी भी पार्टियां हैं सेंटर में है, तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाती है बात में? सर, ऐसे भी कहा जाता है नेशनल मीडिया के माध्यम से कि बड़े बड़े जो उद्योगपति बिजनेसमैन उनके जो है तो कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन इनको जो तो इंसाफ नहीं मिलता शेतकरी को। शेतकरी को क्या कामन आदमी को नहीं मिलता? कामन आदमी ने कभी 2000 रुपये उठाया, कभी उन्होंने 5000 रुपये उठाया, तो उसके ब्याज के साथ उसको वसूली किया जाता है। तो उद्योगपतियों से इनको फंड आता करके इसलिए उनको उद्योगपतियों को सब्सिडी माफ, हर चीज माफ। इनको दे ना सब्सिडी, शेतकरी को दो ना सब्सिडी। शेतकरी को तो सब्सिडी मिल रही नहीं ना। आज भाव देखो, यूरिया का भाव देखो, हर चीज का भाव देखो, शेतकरी लॉस में जा रहा है आजकल। और जो उद्योगपति प्राइवेटाइजेशन वाले हैं वो इनकम कर रहे हैं। माल सस्ते में लेने का है, महंगे में बेचने का है, इस पे कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना। शेतकरी को तो क्या, जिस दिन माल ज्यादा आ गया, बोंडे के अंदर माल ज्यादा आ गया, तो उस दिन रेट गिरा देते ये लोग। तो शेतकरी परेशान हुआ था, क्या करना, तोड़ के तो लेके आ गए। तो न तो टमाटे रहे तो टमाटे फेंक के चल जाते, मिर्ची फेंक के चल जाते, कोथमीर फेंक के चल जाते। शेतकरी क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, जबकि उसके साथ इंसाफी होना चाहिए था। सर, जैसा कि एक तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला या स्कैम कहा जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो तो है ना, घोटाला है ना। अगर वो घोटाला है करके तो बॉम्ब हुई ना। अब उसको कौन जांच करेगा? उसकी सीबीआई उनके पास ही है, हर चीज उनके पास ही है, सुप्रीम कोर्ट उनके है, तो फिर किसको करेगा? जो आवाज उठाएगा उसको उठा के अंदर डाल देंगे। सब डरे हुए हैं इस वक्त आजकल ईडी के और सीबीआई की वजह से। सर, जैसा कि लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होते हैं, महंगाई से, परेशानी से, तो आप जो आपकी पार्टी है नक्की एकता पार्टी, तो उनके लिए रास्तों पे उतरेंगे, डिविजनल कमिश्नर से मिलेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे? हम सभी से बात करेंगे। हम जब भी कुछ आता है तो हमने अभी ये महाराज के बारे में भी हमने निवेदन दिया पहले जी, और आज तुमको बोल रहे हैं हम, हमने दे के बैठे थे। हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया नहीं, ना पत्रकार को बोले नहीं, कि प्रिंट मीडिया में बोले नहीं कि हमने यहाँ निवेदन दिए, इनके अगेंस्ट दिए महाराज के। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि सिर्फ शो मैच का नहीं रहता।